नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 114 में हम लोगों ने BNSS 2023 के दो सेक्शन से 162 और 163 पर चर्चा किया था। इसमें हम लोगों ने पाया था कि मजिस्ट्रेट साहब किस तरह से किसी पब्लिक न्यूसेंस के कंटिन्यूटी पर अथवा उसके रिपीटेशन पर प्रतिषेध लगाए थे, और साथ ही जब किसी न्यूसेंस अथवा एप्रीहेंडेड डेंजर का अर्जेंट मामला था तो उसमें उनकी जो शक्ति थी आदेश करने की, उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। उसी सिलसिले में आज हम भाग 115 में लेकर आए हैं BNSS 2023 का सेक्शन 164। सेक्शन 164 BNSS 2023 says us about that very procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace। हम उस प्रक्रिया के बारे में आज इस धारा के अंतर्गत पढ़ेंगे जहां भूमि अथवा जल से संबंधित विवाद के कारण प्रशांति भंग होने की संभावना होती है। वहां पर मजिस्ट्रेट साहब कौन सा प्रक्रिया अपनाते हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम इस धारा की गहराई में जाएं, दो बातें। पहले, नंबर 1, हम लोगों ने बहुत पहले एक सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 126 BNSS 2023। BNSS 2023 में जो मजिस्ट्रेट साहब को शक्तियां प्राप्त थी, इस धारा के चर्चा करने के बाद, अध्ययन या पढ़ने के बाद हमें यह कंफ्यूज नहीं होना है कि 126 में जो शक्ति उन्हें प्राप्त थी उस शक्ति का अल्पीकरण हो गया है, लघुकरण या कम हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, मित्रों, जैसा कि यह धारा रिलेटेड है जल अथवा भूमि से संबंधित विवाद के कारण प्रशांति भंग होने की संभावना से, तो इस धारा में जल और भूमि, वाटर और लैंड का जो अभिप्राय बताया गया है, वो बताया गया है कि इस पद का जो अभिप्राय है वो ये है कि कोई मार्केट है, बाजार, कोई मिनी क्षेत्र है, फिशरीज, नदी जलाशय वगैरह जिसमें कि मछलियां होती हैं, कोई इस तरह का फसल है, कोई इस तरह का उपज है, कोई भाटक भारा है, कोई लाभ प्राप्त हो रहा है उस भूमि से, तो ये सब भी भूमि और जल के तहत ही आते हैं। अब मित्रों, हम लोग इस धारा की गहराई में प्रवेश करते हैं। मित्रों, जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय को पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होता है या अथवा अन्यथा कोई भी इतला प्राप्त होता है क्या कि उनके अधिकारिता क्षेत्र के तहत, उनके अधिकारिता क्षेत्र के अंदर कोई भूमि अथवा जल से संबंधित इस तरह का विवाद है लोगों के बीच जिससे कि प्रशांति भंग होने की संभावना है, तो मजिस्ट्रेट साहब वो जो प्राप्त रिपोर्ट है अथवा प्राप्त इत्तला है उसका समाधान करते हैं, और समाधान का जो आधार प्राप्त होता है उस आधार को अपने आदेश में उल्लिखित करते हुए वैसे पक्षकारों को जिनके बीच में वो विवाद है उनको आदेश करते हैं। और उस आदेश में क्या निर्दिष्ट करते हैं, तो वो जो समाधान का आधार हुआ है उसको अमुक तिथि पर, अमुक समय पर उनके न्यायालय में वो उपस्थित हों और उस संबंधित जो विवादित विषय वस्तु है उस पर जो अपना अपना वो दावा कर रहे हैं उसका लिखित कथन पेश करें। और ये जो आदेश उनका होता है मित्रों, उस आदेश को कैसे तामील कराया जाता है, तो उसको तामील कराया जाता है इस संहिता के अधीन जो उबंधित तरीके हैं तामील कराने के, उसके तहत, और साथ ही वो जो विवादित विषय वस्तु है उस विवादित विषय वस्तु पर चिपका कर या उसके निकटतम किसी सहज दृश्य आसानी से दिख जाने वाले स्थान पर चिपका करके प्रकाशित किया जाता है। मित्रों, ऐसे आदेश को प्राप्त होने के बाद, जब तामील हो जाने के बाद, जब दोनों पक्षकार न्यायालय में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उपस्थित होते हैं और अपना अपना लिखित कथन अपने अपने दावा के करते हुए करते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब उन कथनों को का परिशीलन करते हैं। बोले तो परस्यू द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द पार्टीज, और उनका हियरिंग करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं, उनके बातों को सुनते हैं, समझते हैं। अगर वो लोग कोई एविडेंस साक्ष्य देना चाहते हैं, देते हैं, तो उसको ग्रहण करते हैं। कोई अतिरिक्त साक्ष्य देना चाहते हैं और अगर मजिस्ट्रेट साहब आवश्यक समझते हैं तो उसको भी वो मजिस्ट्रेट साहब ग्रहण करते हैं। और ये सब करने के बाद वो निश्चय करते हैं
क्या विनिश्चय करते हैं? वो विनिश्चय करते हैं कि वास्तव में जब वो आदेश किए थे, आदेश जो अभी अभी उन्होंने किया था, जो आदेश मैंने किया था, उस तारीख को विवादित विषय वस्तु जो है उस पर आखिर किस पक्ष का, इस पक्ष का या इस पक्ष का, किस पक्ष का वास्तविक कब्जा था। और ये जब विनिश्चय वो करते हैं, उन तमाम साक्ष्यों को, हियरिंग को, कथनों को, दावों को सुनने समझने के बाद, परिशीलन करने के बाद, तो जब ये विनिश्चय कर लेते हैं कि वास्तव में किसका कब्जा था, और उनको ये प्रतीत होता है कि वो रिपोर्ट जो मिला था या वो इत्तला जो उनको प्राप्त हुआ था, उसको प्राप्त होने के ठीक 2 माह पूर्व के अंदर, ठीक 2 माह पूर्व के अंदर या 2 माह बाद के अंदर, उनके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् जबरदस्ती किसी व्यक्ति को सदोष बेकब्जा कर दिया गया था। तो मान लेते हैं कि आदेश जब वो किए थे उस तारीख पर वास्तविक कब्जा उसी व्यक्ति का है जिसे कि बेकब्जा कर दिया गया था, और मान लेते हैं उसके कब्जा को। जी मित्रों, जब वो एक कब्जा को का विनिश्चय इस तरह से कर लेते हैं कि वास्तविक कब्जा किसका है, या मान करके, या जिस तरह से जब वो कब्जा का विनिश्चय कर लेते हैं तब वो घोषणा करते हैं, घोषणा जैसा आदेश करते हैं। क्या करते हैं कि कब्जाधारी को जब तक कि विधि के सम्यक किसी अनुक्रम में, जब तक कि विधि के सम्यक अनुक्रम में उसको बेदखल नहीं कर दिया जाता, तब तक वह कब्जा का हकदार रहेगा और कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा और निषेधित होगा। जी, और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को कब्जा लौटा भी देते हैं। मित्रों, ये जो आदेश वो करते हैं, इस आदेश का भी जो उसे तामील कराया जाता है वैसे पक्ष को, तो वो जो अभी चर्चा हम लोगों ने किया था तामील करने का तरीका, जस्ट अभी ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से उसे तामील कराया जाता है। मित्रों, यह सेक्शन हमें बताता है कि अगर इस धारा की कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी भी पक्षकार को अथवा उस विवादित विषय वस्तु से रिलेटेड, इंटरेस्टेड कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसको हाजिर होकर ये दर्शित करने से नहीं रोकता है। ये धारा का कोई भी बात नहीं रोकता है क्या दर्शित करने से, कि ना तो पहले कभी विवाद रहा है ना वर्तमान में विवाद है। और जब ये दर्शित हो जाता है पक्षकार के द्वारा या किसी ऐसे इंटरेस्टेड पर्सन के द्वारा जो विषय वस्तु से इंटरेस्टेड है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं? ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि उक्त आदेश को रद्द कर देते हैं, और रद्द करके सारी कार्यवाही जो हो रही है उसको रोक देते हैं, स्टे कर देते हैं। परंतु ऐसे में प्रथम आदेश ऐसे रद्दकरण के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। जी मित्रों, ये सेक्शन बताता है कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अगर कोई पक्ष आवेदन देता है कि किसी व्यक्ति को हाजिर किया जाए, उससे अमुक डॉक्यूमेंट लिया जाए अथवा कोई क्या कहते हैं कि कोई वस्तु लिया जाए, तो मजिस्ट्रेट साहब अगर उचित समझते हैं तो वैसे व्यक्ति को ये आदेश करते हैं, निर्दिष्ट करते हुए कि वह कोई वस्तु है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो हाजिर हो अथवा इसे पेश करे। मित्रों, अगर उनका देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब कि कोई पक्षकार का मृत्यु हो गया, तो मृत्यु हो गया और कोई ऐसे में विधिक प्रतिनिधि के रूप में अपना दावा पेश करता है कि मैं उस पक्षकार का विधिक प्रतिनिधि हूं, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट साहब उसे विधिक प्रतिनिधि बना देते हैं। मगर यह प्रश्न अगर उठ जाता है मित्रों कि कौन विधिक प्रतिनिधि होगा, कई दावेदार
तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, वहाँ पर वो जितने भी विधिक प्रतिनिधि के लिए दावेदार होते हैं सबको पक्षकार बना देते हैं। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब का ये राय है कि वो विवादित विषय वस्तु जो है वह इस प्रकार का है कि कोई फसल है, कोई उपज है, कोई इस तरह का ये शीघ्र वो समाप्त क्षयशील नष्ट हो जाने वाली प्रकृति का नेचर का है, क्षयशील प्रकृति का कोई इस तरह का विषय वस्तु है, तो वो उसको अभिरक्षा में रख लेने के लिए आदेश करते हैं अथवा उसका विक्रय कर देने के लिए आदेश करते हैं, जो कि कार्यवाही जांच के समाप्त हो जाने के बाद उसका जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है, उसका मतलब विक्रय का जो आगम है, उसको जैसा वो उचित समझते हैं उसी हिसाब से डिस्पोजल का आदेश देते हैं। तो मित्रों, इस तरह से ये जो सेक्शन है हम लोगों को इस बात को बताता है कि भूमि और जल से जो संबंधित विवाद है उसके लिए जो प्रशांति भंग होने की संभावना है, तो वहां पर प्रक्रिया क्या होगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।